ओके, सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टारगेट जीपेड। सो स्टूडेंट, जैसा कि हमारी डायबिटीज पर सीरीज चल रही थी जिसमें हम बात कर रहे थे इंसुलिन की पिछले 2 लेक्चर्स में, 2 या 3 लेक्चर्स में हमने बात कर चुके हैं सिंथेसिस की, उसके स्टेज की। आज की जो लेक्चर है मेनली हम इसमें बात करेंगे रिलीज ऑफ इंसुलिन। ओके स्टूडेंट्स, किस तरीके से हमारी बीटा सेल से जो है कि इंसुलिन रिलीज होता है और ब्लड सर्कुलेशन में जाकर जो है कि हमारे ग्लूकोज का रिअपटेक बढ़ाता है सेल के अंदर। ठीक है, पिछले लेक्चर में हम देख चुके हैं कि किस तरीके से जो सिंथेसिस होती है हमारी बीटा सेल्स के अंदर, इंसुलिन सिंथेसाइज होता है, किस तरीके से वेसिकल्स के अंदर जिंक मॉलिक्यूल के साथ वो स्टोर रहता है। ठीक है, तो अब उसी लेक्चर को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें हम बात करेंगे कि किस तरीके से अब जो स्टोर इंसुलिन है हमारा वेसिकल्स के अंदर, वो किस तरीके से अब रिलीज होगा ब्लड सर्कुलेशन में। ठीक है, तो यहां पर देख लीजिए, यहां पर मैंने बीटा सेल्स बनाई हुई है। एक बीटा सेल है, हमने हाइपोथेटिकली एक बीटा सेल उठाई है, जो बीटा सेल है जिसके अंदर इन वेसिकल्स में हमारा जिंक मॉलिक्यूल के साथ हेक्सामेरिक फॉर्म में जो कि इंसुलिन लगा हुआ है। ठीक है, एक जिंक मॉलिक्यूल के साथ जो कि 6 इंसुलिन मॉलिक्यूल्स हमारे रहते हैं हेक्सामेरिक फॉर्म में। ठीक है, बट जब जो रिलीज होते हैं तो वो मोनोमेरिक फॉर्म में होते हैं, क्योंकि मोनोमेरिक फॉर्म ही इंसुलिन का जो होता है एक्टिव फॉर्म होता है। ठीक है, तो अब चलिए हम इसको कंटिन्यू करते हैं कि जो हमारे इंसुलिन के वेसिकल से किस तरीके से ऐसी क्या जो है कि सेल के अंदर इवेंट्स होंगे कि ये यहाँ से मूव करके सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होकर इंसुलिन को बाहर रिलीज करेंगे। ठीक है, तो चलिए, सबसे मेन पोटेंट स्टिमुलस फॉर रिलीज ऑफ इंसुलिन अगर बात करें तो वो होता है हमारा ग्लूकोज। इसके अलावा और भी होते हैं इंक्रेटिन्स वगैरह, जो कि हम अगली वीडियो में बात करेंगे। अभी हमारा मेनली फोकस रहेगा ग्लूकोज किस तरीके से हमारे इंसुलिन को रिलीज करवाएगा। ठीक है, सो मोस्ट पोटेंट स्टिमुलस फॉर रिलीज ऑफ इंसुलिन इज ग्लूकोज। ओके, ग्लूकोज जो होता है सबसे पोटेंट स्टिमुलस होता है इंसुलिन के रिलीज के लिए। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हमारा ग्लूकोज बीटा सेल्स पर क्या क्या जो है कि इफेक्ट डालेगा जिसकी वजह से इंसुलिन रिलीज होगा। ठीक है, तो चलिए मान के चलिए फॉर एग्जांपल हमने जो है कि फूड इंटेक किया। सबसे पहले बात स्टार्ट होती है हमारी खाने से। ठीक है, आपने खाना खाया, ये मान के चलिए ये हमारे जीआई सिस्टम है। ठीक है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, आपने यहां से फूड इंटेक किया, फूड हमारे स्टमक के अंदर आया, यहाँ पर इसका डाइजेशन वगैरह जो भी हुआ, और यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में आकर जो है कि यहाँ पर हमारे जो ग्लूकोज, जहां पर सेक्राइड जितनी भी सुगर्स होती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हुई, तो हम मान के चलते ग्लूकोज, ग्लूकोज यहां से एब्जॉर्ब होकर हमारे कहा गया ब्लड सर्कुलेशन में। मान के चलिए ये हमारी ब्लड सर्कुलेशन है, यहां से ग्लूकोज एंटर करेगा हमारी ब्लड सर्कुलेशन में। अब आपने खाना खाया, ग्लूकोज का लेवल हमारे जो कि ब्लड सर्कुलेशन में ऑटोमेटिक बढ़ेगा, क्योंकि खाने से जो हमको ग्लूकोज मिला, जो एनर्जी हमको मिली, वो इंटेस्टाइन से हमारी यहाँ से सर्कुलेशन के अंदर जाती है। ठीक है, ये डायरेक्ट नहीं जाती, इसका एक प्रोसेस होता है कि इंटेस्टाइन से पहले पोर्टल वेन के थ्रू आपकी लिवर में जाएगी, लिवर से वहां से ग्लूकोज जो है कि अपने ब्लड सर्कुलेशन में जाता है। वो मैं सारी स्टेप्स जो है कि स्किप करके डायरेक्ट बता रहा हूँ कि यहाँ से हमारा ग्लूकोज एब्जॉर्ब हुआ इंटेस्टाइन से, इंटेस्टाइन से जाने के बाद ये पहुंच गया सर्कुलेशन में। अब जैसे कि हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था कि ब्लड सर्कुलेशन से ग्लूकोज सीधा बीटा सेल के ऊपर आता है। ठीक है ना, कि सबसे पहले जो ग्लूकोज आता है बीटा सेल में, तो ये सर्कुलेशन मान के चलिए बीटा सेल वाली है। अब यहां से क्या होगा, ये ग्लूकोज, अब जब ये ग्लूकोज बीटा सेल के अंदर एंटर करेगा तब जाकर ये रिलीज होंगी। तो इसका जो प्रोसेस होता है मैं आपको बता दूं, ग्लूकोज जो होता है कि जैसा कि हमें पता है कि बहुत एक 51 अमाइनो एसिड का बड़ा मॉलिक्यूल होता है, तो ये डायरेक्ट सेल को, सेल वॉल क्रॉस कर, जो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के अंदर एंटर नहीं कर पाता। तो इसको एंटर करवाने के लिए सेल के पास जो होते हैं स्पेशल टाइप के प्रोटीन अटैच रहते हैं। जैसे कि हमने देखा था मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट वाले लेक्चर में कि सेल जो है कि चार्ज मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल और बिग मॉलिक्यूल को अपने अंदर एंटर करवाने के लिए स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स बनाए हुए रहते हैं। तो ठीक है, तो बीटा सेल्स पे क्या रहता है कि एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन रहता है 12 पास प्रोटीन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, एक 12 पास एक हमारा प्रोटीन रहता है जिसका काम क्या होता है, ग्लूकोज को सेल के अंदर एंटर करवाना। एक्चुअली इसमें होता क्या है कि यहाँ पर एक डोमेन होता है इसमें। ठीक है,
ये इस तरीके से, मतलब ये होता है, मैं आपको एक हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर बना के बता रहा हूँ, एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर होता है, इसका स्ट्रक्चर हम किसी दिन डिटेल में बात करेंगे, एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होता है। अभी समझने के पर्पज से समझ लीजिए कि एक 12 पास प्रोटीन है, ये यहाँ पर इसमें एक ग्लूकोज बाइंडिंग डोमेन होता है। तो यहाँ क्या होता है कि ये अपना यहाँ पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल को करता है बाइंड, और ये यहाँ से इस तरीके से नीचे की तरफ फ्लिप कर जाता है। ठीक है, यहाँ पर मॉलिक्यूल को बाइंड किया और इसको नीचे की तरफ फ्लिप कर दिया, मान के चलिए सेकंड कंडीशन इसकी ये वाली बनी, और यहां से इसने अपना ग्लूकोज मॉलिक्यूल कर दिया सेल के अंदर रिलीज। ठीक है, ये क्या होता है, ये बाई डायरेक्शनल होता है स्टूडेंट। ये क्या बाहर से ग्लूकोज को अंदर भी कर सकता है, अंदर से बाहर भी कर सकता है। ये जो होता है हमारा प्रोटीन जो होता है ये बाई डायरेक्शनल होता है। इसका नाम हम अगर बात करें तो इसका नाम होता है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर टाइप 2। ठीक है, इसको बोला जाता है सॉरी गुलेट 2। इसका नाम क्या होता है, ग्लट 2 भी बोल सकते हैं, ग्लूट 2 भी बोल सकते हैं। तो ये जो प्रोटीन होता है बीटा सेल पर, जो कि ग्लूकोज को हमारे जो कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर से इंट्रा सेल्यूलरली जो एंटर करवाता है वो होता है ग्लूट 2। ये 2 पासेज होता है, मैं 2 से आपको याद रखना है कि 2 वे होता है ये। ठीक है ना, 2 वे मतलब ये क्या है कि ग्लूकोज को बाहर से अंदर भी कर सकता है और अंदर से बाहर भी कर सकता है। ठीक है, तो ये एक तरीके से आप देख सकते हैं कि ग्लूकोज का जो ट्रांसपोर्ट हुआ ये इस प्रोटीन द्वारा फैसिलेट हुआ, तो इस वजह से इसको हम कह सकते हैं फैसिलेटेड ट्रांसपोर्ट या फैसिलेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, क्योंकि बाहर जो था ग्लूकोज की कंसेंट्रेशन ज्यादा थी, अंदर कम थी, तो एक तरीके से डिफ्यूजन हुआ, बट इस प्रोटीन की मदद से हुआ, तो इसको हम बोल सकते हैं फैसिलेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, तो ये जो ग्लूट 2 होता है ये क्या करता है, ग्लूकोज को बाहर से लेता है और अंदर सेल के अंदर छोड़ देता है। ठीक है, ये ग्लूट 2 हमारी बीटा सेल्स के अलावा और भी जगह पर प्रेजेंट रहते हैं। तो इसको आप और कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, चलिए वो थोड़ा सा देख लेते हैं कि ग्लूट 2 आपको किस तरीके से याद रखना है, कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहते हैं। तो आप एक ट्रिक से याद रख सकते हैं कि आपको पता तो है कि बीटा सेल पर तो रहते हैं ग्लूट 2, तो आप लिख सकते हो बीटा सेल लाइक्स ग्लूट 2। ठीक है, बीटा सेल लाइस ग्लूट 2। अब ये जो है कि हमारी ये एक ट्रिक है जिससे आपको पता चले कहां कहां पर रहते हैं। एल फॉर ये हमारे लिवर पर रहेंगे, आई से इंटेस्टाइन, के से एल से लिवर, आई से इंटेस्टाइन और के से किडनी। ये 3 जगह पर भी हमारे ग्लूट 2 रहते हैं। कहाँ कहाँ रहते हैं, क्या काम रहता है, वो हम जो है कि आगे देखेंगे। तो अभी आप इतना समझ लीजिए कि ग्लूकोज जो था एक्स्ट्रा सेल्युलरली था हमारे ग्लूट 2 की मदद से, अब हमारी ये कर गया सेल में एंटर। ठीक है, तो इस तरीके से अब ग्लूकोज आया। अब ये है कि जो ग्लूट 2 की हेल्प से ग्लूकोज हमारे अंदर आया, अब ये हमारी ग्लूकोज इंसुलिन का जो, अब ये हमारे इंसुलिन के रिलीज को करेगा किस तरीके से, चलिए देख लेते हैं। जैसे ही ग्लूकोज अंदर आता है, यहाँ पर एक क्या रहता है कि आपको जैसा कि पता है कि अगर ग्लूकोज अंदर आया तो ये जो ग्लूट 2 है ये वापस इसको फेंक सकता है बाहर। तो इस वजह से यहां पर क्या रहता है कि एक स्पेशल टाइप का एक एंजाइम प्रेजेंट रहता है। ठीक है, एक एंजाइम रहता है, ठीक है, ये एक एंजाइम है जो कि क्या करता है, इस ग्लूकोज में, ये वाले जो ग्लूकोज है इसमें एक फॉस्फेट ऐड करके इसको बना देता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, ये जो एंजाइम क्या करता है, इसके हाथ में आप यहां पर देख सकते हैं फॉस्फेट ये रखा हुआ है, तो ये इस वाले ग्लूकोज में एक फॉस्फेट ऐड करके 6 पोजीशन पर इसको कन्वर्ट कर देता है अपने ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में अब इसको कन्वर्ट कर दिया, तो अब जैसा कि आपको पता है फॉस्फेट एक चार्ज मॉलिक्यूल है, अब ये बाहर नहीं जा पाएगा। ये ग्लूट 2 जो है कि इसका काम है सिर्फ ग्लूकोज को बाहर करना, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को बाहर नहीं करना। तो अब जैसे ही इस एंजाइम ने इस ग्लूकोज के पेयरों में एक फॉस्फेट ग्रुप बांध दिया, मतलब एक चेन एक टाइप की बांध दी, अब ये यहाँ ट्रेप होगा हमारा ग्लूकोज सेल के अंदर, अब ये बाहर नहीं जा पाएगा। तो ये जो एक एंजाइम होता है इसका नाम क्या होता है, ये होता है हमारा ग्लूकोकाइनेस। ओके, ग्लूकोकाइनेस करके एक एंजाइम रहता है जो कि हमारे ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अब यहां तक होगा समझ में कि जो ग्लूकोज था हमारा ग्लूट 2 की हेल्प से अंदर आया बीटा सेल में। बीटा सेल में आने के बाद हमारे ग्लूकोकाइनेज ने इस पे काम किया और इसमें फॉस्फेट ग्रुप ऐड करके इसको कन्वर्ट कर दिया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। अब आगे की प्रोसेस क्या होती है, अब ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ये हमारा जाता है कहां पर, ग्लाइकोलिसिस साइकिल में। ठीक है,
ये कौन सी प्रोसेस के थ्रू होकर गुजरेगा, ये गुजरेगा अब हमारी ग्लाइकोलिसिस के थ्रू। आपने देखा होगी सेल के अंदर ग्लाइकोलिसिस जिसमें ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है, और क्या फॉर्म होता है हमारे ग्लाइकोलिसिस के बाद, ये फॉर्म होता है हमारा पायरुविक एसिड। ठीक है, इतनी कंप्लीट है। ग्लूकोज आया, ग्लूकोज को ग्लूकोज काइनेज ने फॉस्फोराइलेट किया 6 पोजीशन पे, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हो गया। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ने एंटर किया हमारी ग्लाइकोलिसिस में और फॉर्म हुआ एंड प्रोडक्ट हमारा पायरुविक एसिड। अब ये जो पायरुविक एसिड है, आपने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ये पायरुविक एसिड अब एंटर करेगा हमारी किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में ये पायरुविक एसिड एंटर करके क्या यहाँ पर इसका होता है, इसमें इसकी क्रेफ साइकिल जो चलती है टीसीए साइकिल, इसमें टीसीए साइकिल में एंटर करेगा, और दूसरा हमारा क्या ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन में करेगा। ठीक है, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। ठीक है, तो इस सारी प्रोसेस में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होने के बाद ग्लाइकोलिसिस में जाना, पायरुविक एसिड बनना, क्रेफ साइकिल, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, इस जो प्रोसेस में क्या होता है कि हमारी एडीपी का कंजप्शन होकर एटीपी एनर्जी निकलती है। ये हमारे ग्लाइकोलिसिस में भी हमारी एटीपी मॉलिक्यूल निकलते हैं, है ना। उसके बाद टीसीए साइकिल, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन में हमारे एटीपी मॉलिक्यूल एनर्जी जनरेट होती है। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारी एडीपी होती है, एडीपी कन्वर्ट होती है हमारी किसमें, एटीपी में, ये सारी प्रोसेस के अंदर। तो अब एक तरीके से हम देख सकते हैं कि हमारी जो एटीपी का जो है कंसंट्रेशन इस प्रोसेस के थ्रू कम होता जा रहा है और एटीपी की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है, क्योंकि ये जो पूरी प्रोसेस हुई है ग्लाइकोलिसिस, टीसीए, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, इसमें एटीपी को एटीपी में कन्वर्ट किया गया, एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट किया गया, इसकी वजह से एटीपी की कंसंट्रेशन बढ़ गई। ठीक है, क्लियर है इतना। चलिए देखिए, इतनी प्रोसेस हो गई, अभी भी मैंने आपको नहीं बताया कि इंसुलिन रिलीज कैसे होगा अभी, बट ट्रस्ट मी, अभी जो है कि थोड़ी 1-2 प्रोसेस और बाकी है, उसके बाद हमारा जो इंसुलिन रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो अभी इस वाली स्टोरी को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। ठीक है, अब इसके दूसरे पार्ट पर आते हैं, थोड़ा बाद में हम इन दोनों को लिंक करेंगे तो आपको समझ में आएगा किस तरीके से जो एटीपी है हमारा इसके रिलीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, ठीक है, तो चलिए हम आते हैं इस वाली साइड पे। आपको पता होगा कि हमारी जो बीटा सेल्स होती हैं, ठीक है, पिछले वीडियोस में हमने देखा था कि हमारे जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन भी देखे थे हमने, तो उसमें देखा था कि हमारी सेल्स में सोडियम पोटेशियम एटीपेज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, सोडियम पोटेशियम एटीपेजेस, ये एक तरीके के पंप होते हैं, सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप। तो इनका काम क्या रहता है कि ये हमारे, तो इनका काम क्या होता है कि ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ पोटेशियम एक्स्ट्रा सेल्युलरली उठाकर सेल के अंदर डालते हैं और 3 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम को ये हमारे बाहर फेंकते हैं। ठीक है ना, ये इतना आपको समझ में आया। इसकी वजह से क्या होता है, सेल के अंदर पोटेशियम की जो रहती है कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है। तो यहां पर क्या होता है कि सेल में कुछ पोटेशियम चैनल्स, लीकी पोटेशियम चैनल जो होते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या रहते हैं कि जर्नली ये जो चैनल्स होते हैं, जब एटीपी ज्यादा रहती है तो ये ओपन रहते हैं। ठीक है ना, ओपन होने की वजह से, चलिए मान लेता हूं ये इसके अंदर पोटेशियम की लेवल जो है कि हम मान लेते हैं ज्यादा है, क्योंकि कंटिन्यूअसली हमारे सोडियम पोटेशियम एटीपी पोटेशियम को अंदर भेज रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर पोटेशियम का लेवल जो है सेल के अंदर ज्यादा रहता है। ठीक है, अब इसकी अगर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की बात करें तो बीटा सेल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल रहती है -70 मिली वोल्ट। ठीक है, इसकी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल रहती है। लेकिन जब आप सोच रहे होंगे कि कंटिन्यूअसली पोटेशियम अंदर आ रहा है तो इसकी इतनी मेंटेन क्यों है, तो उसकी मेंटेन इसलिए रहती है कि 70 पर ये रुकी हुई रहती है। जो भी एक्स्ट्रा हमारा पोटेशियम आता है, एक्स्ट्रा पोटेशियम जो आता है वो इस चैनल के थ्रू बाहर हो जाता है। ठीक है ना, जो पोटेशियम हमारा एक्स्ट्रा जो उतना भी आता है, अगर जैसे यहाँ पर इसकी नेगेटिव पोलरिटी कम होने पाई, मतलब पॉजिटिव आयन बढ़े, ये माइनस जैसे 69 हुई, एक्स्ट्रा पोटेशियम बाहर निकल जाएगा, तो इतनी मेंटेन रहती है। लेकिन ये चैनल क्या रहता है स्टूडेंट, ये ओपन रहते हैं किसकी वजह से, मान के चलिए ये एक इसका गेट है हमारे चैनल का। ठीक है, यहां पर बैठी हुई है हमारी एडीपी। ठीक है, एडीपी यहां पर बैठी हुई है, जिसकी वजह से क्या है कि ये चैनल हमारे ओपन है, जिसकी वजह से जैसे एक्स्ट्रा पोटेशियम आता है ये हमारी
इन चैनल के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल अपनी स्टेबल रहती है, ठीक है, यहाँ पर एटीपी के वजह से। अब आप समझिए, जब ये वाली प्रोसेस हुई थी उस कंडीशन में क्या हुआ कि जो एडीपी थी उसकी कंसंट्रेशन कम हो गई और एटीपी की कंसंट्रेशन जो थी बढ़ गई। तो उस समय पर क्या हुआ कि जो हमारा चैनल था, ये एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल इनको हम बोलते हैं, तो ये चैनल जो था जिसमें हमारे इस जगह पर हमारी एटीपी बैठी हुई थी, लेकिन अब एक कंडीशन क्या हुई कि एटीपी तो सारी वहां से कन्वर्ट होगी एडीपी में, तो इस जगह पर तो अब कुछ बचा नहीं, ठीक है। अब क्या होगा कि ये एटीपी जैसे ही हटेगी यहाँ से, जो एडीपी का रिमूवल होगा, एटीपी में कन्वर्ट हुआ, तो एटीपी की कंसेंट्रेशन सेल में ज्यादा, तो ये एटीपी क्या करेगी, इस चैनल के साथ खेलना चाहेगी, ये होती इस डोमेन पे आकर बाइंड, ठीक है। अब एडीपी तो हट गई, ये एटीपी इस जगह पर आकर बाइंड होगी, तो क्या होगा, चैनल हो जाएगा हमारा बंद, ठीक है। तो इस तरीके से ये चैनल हो गया बंद हमारा, ठीक। और यहां पर क्या आकर बैठ गई हमारी एटीपी, ठीक है। जो एटीपी मॉलिक्यूल था वो आकर इस जगह पर बैठ गया, अब ये होगा चैनल क्लोज, ठीक है। तो अब चैनल क्लोज होने की वजह से क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा पोटेशियम अंदर आ रहा था हमारा, ठीक है, अब चैनल होगा बंद, क्या अब ये बाहर जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। तो अब क्या होगा कि सेल की जो नेगेटिव पोलैरिटी है वो पॉजिटिव की तरफ मूव करेगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर -70 था, अब पोटेशियम कंटिन्यूस अंदर आ रहा है, यहाँ पर जो एटीपी ने आकर इस चैनल को तो बंद कर दिया, तो अब ये एक्स्ट्रा जो पॉजिटिव आयन है पोटेशियम के बाहर तो जा ही नहीं पा रहे, तो सेल के अंदर क्या होगा कि पॉजिटिव आयन बढ़ते चले जाएंगे, तो जिसकी वजह से इसकी पोलैरिटी है वो -70 से -60 मिली वोल्ट चली जाएगी, -60 से -50 मिली वोल्ट चली जाएगी, ठीक है, इस तरीके से चली जाएगी। तो अब इस कंडीशन में होता क्या है स्टूडेंट, जैसे ही हमारी -50 मिली वोल्ट पर हमारी कंसंट्रेशन जाती है, हमारी सेल के अंदर कुछ वोल्टेज सेंसिटिव कैल्शियम चैनल्स रहते हैं, ठीक है, वोल्टेज सेंसिटिव कैल्शियम चैनल्स रहते हैं। जनरली अगर इन चैनल्स की बात करें हम, तो ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के टाइम पर ये रहते हैं क्लोज। अगर मान के चलिए 70 मिली वोल्ट अगर हमारी ये सेल का जो है वोल्टेज है, तो ये रहेंगे क्लोज, बट जैसे ये पहुंचता है 50 मिली वोल्ट, इसको वोल्टेज मिल जाता है ओपन होने के लिए। कंडीशन जैसे ही हमारी 50 मिली वोल्ट पर सेल की जो है वोल्टेज पहुंचेगा, ये चैनल ओपन हो जाएंगे। और आपको पता है कि अगर कैल्शियम की बात करें तो एक्स्ट्रा सेल्युलरली कैल्शियम की कंसेंट्रेशन हमारी ज्यादा रहती है कंपेयर टू इंट्रासेल्युलर। तो क्या होगा कि जैसे ये चैनल ओपन होंगे वोल्टेज सेंसिटिव, ये कब ओपन होता है, जब हमारा 50 मिली वोल्ट, एक एग्जांपल के तौर पर 50 मिली वोल्ट जैसे ही हमारा वोल्टेज पहुंचेगा सेल का, और वो कैसे पहुंचेगा, जब एटीपी बाइंड होकर इन चैनल को बंद कर देगी, तो इसकी नेगेटिव पोलैरिटी कम होती चली जाएगी, क्योंकि ये हमारे कंटिन्यूसली सोडियम पोटेशियम एटीपीज अंदर पोटेशियम को फेंक रहे हैं। तो अब जैसे ही 50 मिली वोल्ट पर हमारी वोल्टेज पहुंचता है सेल का, ये चैनल ओपन होंगे, और जो कि जो अंदर से बाहर से जो हमारा कैल्शियम था वो अंदर की ओर करेगा मूव, ठीक है, क्योंकि बाहर की तरफ कैल्शियम की कंसंट्रेशन ज्यादा रहते, अंदर कम रहती। अब ये जो कैल्शियम है, ठीक है, अब जाके हमारा इंसुलिन होगा सेल से रिलीज। ये जो कैल्शियम है, दिस कैल्शियम लीड्स टू मूवमेंट ऑफ दिस वेसिकल टुवर्ड द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो अब क्या होगा, जैसे ही कैल्शियम की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, ये है जो हमारे वेसिकल थे, ये सेल मेम्ब्रेन की तरफ करेंगे मूव, ठीक है। ये यहां से मान के चलिए सेल मेम्ब्रेन पे किए मूव, और यहां पर जाकर ये हो ही जाएंगे फ्यूज सेल मेम्ब्रेन से, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन से जाकर फ्यूज हुए, तो इनमें से क्या निकलेगा हमारा, यहाँ पर था हमारा इंसुलिन, इसके अंदर हमने, जैसा कि मैं भूल गया बताना, इंसुलिन के साथ सी पेप्टाइड भी हमारे प्रेजेंट रहते हैं, पिछले लेक्चर में अगर आपने देखा हो तो आपको पता होगा। और कुछ अमाउंट में प्रो इंसुलिन भी रहता है इसमें, और कुछ अमाउंट में अमाइलिन भी रहता है, ठीक है। तो ये अब जो कि जैसे ये फ्यूज होंगे हमारे, ये रिलीज होगा बाहर, क्या क्या हमारा इंसुलिन रिलीज होगा, ठीक है, सी पेप्टाइड रिलीज होगा, उसके साथ साथ अमाइलिन रिलीज होगा, और कुछ अमाउंट में प्रो इंसुलिन भी रिलीज होगा, ठीक है।
इस तरीके से क्या हुआ, कैल्शियम की जैसी कंसेंट्रेशन बढ़ी, ये जो हमारे वेजिकल्स थे ये आकर हमारी हो गए सेल मेम्ब्रेन से फ्यूज, ठीक है, और हमारे बाहर आया इनका मटेरियल इंसुलिन, सी पेप्टाइड और अमाइलिन। इस तरीके से ये सारे फ्यूज हो जाएंगे और ब्लड के अंदर जो है कि हमारा इंसुलिन हो जाएगा रिलीज। ओके स्टूडेंट, तो ये इतनी प्रोसेस होती है हमारी इंसुलिन के रिलीज के लिए। एक जो कि हम ब्रीफ में एक बार इसको कर लेते हैं, ठीक है, तो एक बार इसको थोड़ा जल्दी से रिकेप कर लेते हैं। होता क्या है, बीटा सेल के अंदर हमारे इंसुलिन सिंथेसाइज मॉलिक्यूल रहते हैं, ठीक है। जब हम फूड इंटेक करते हैं तो हमारे ब्लड के अंदर इंटेस्टाइन से ग्लूकोज अब्सॉर्ब होता है और ग्लूकोज का लेवल ब्लड के अंदर बढ़ जाता है। जैसे ग्लूकोज का लेवल ब्लड के अंदर बढ़ा, ये ग्लूकोज जाता है हमारे बीटा सेल के पास। बीटा सेल पर हमारे GLUT2 प्रेजेंट रहते हैं। GLUT2 क्या करते हैं, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को लेते हैं और इसके अंदर बीटा सेल के अंदर एंटर करवा देंगे। बीटा सेल के अंदर जैसे एंटर करवाएंगे, ग्लूकोज यहाँ आने के बाद यहाँ पर एक एंजाइम काम करता है ग्लूकोकाइनेज। ग्लूकोकाइनेज इसको ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज को। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फिर हमारी ग्लाइकोलिसिस से होकर गुजरता है, पायरुविक एसिड बनता है, यहाँ पर भी एटीपी रिलीज होगी ग्लाइकोलिसिस में। उसके बाद फिर ये पायरुविक एसिड हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर टीसीए साइकिल और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के थ्रू होगा, यहाँ भी एटीपी से एडीपी से एटीपी जनरेट होगी। इस एटीपी की जनरेशन की वजह से क्या होगा कि जो हमारे एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल थे वो हो जाएंगे बंद, ठीक है, क्योंकि जनरली एडीपी ज्यादा रहती तो ये चैनल खुले हुए रहते, लेकिन जब एटीपी की कंसेंट्रेशन बढ़ी, एटीपी यहाँ आकर बाइंड होगी और ये चैनल को कर देगी क्लोज। एटीपी सेंसिटिव इन चैनल को क्या बोलते हैं हम, एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल। अभी क्या है, फार्माकोलॉजी में कुछ ड्रग इन्हीं चैनल्स पर आकर काम करेंगी, इन्हीं चैनल पर आकर बाइंड करेंगी, वो देखेंगे हम किस तरीके से काम करेंगी, ठीक है। अगर कोई हम ड्रग बनाते जो कि इन चैनल के साथ काम करेगी तो वो एंटी डायबिटिक ड्रग की तरह काम करेगी, वो भी हम समझने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे ही एटीपी यहाँ पर आकर बाइंड हुई, ये चैनल हो गए क्लोज। इस चैनल क्लोज होने की वजह से पोटेशियम का कंसेंट्रेशन बढ़ा। पोटेशियम का कंसेंट्रेशन बढ़ने की वजह से सेल की जो थी नेगेटिव पोलैरिटी कम हुई, इसका वोल्टेज -70 मिलीवोल्ट से 50 मिलीवोल्ट पर पहुंचा। वहां पर एक वोल्टेज सेंसिटिव बहुत सारे हमारे कैल्शियम चैनल रहते हैं जिनको, जो कि एक तरीके से -50 मिलीवोल्ट पर जाकर चालू हो जाते हैं, जैसे कि उनको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत रहती है। जैसे -50 मिलीवोल्ट हुआ वो एक्टिवेट हो जाएंगे। तो -50 मिलीवोल्ट जाने पर ये चैनल जनरली 70 पर तो ये रहते हैं, -70 पर क्लोज, जैसे -50 पहुंचता ये हो जाते हैं ओपन, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा सेल्यूलर कैल्शियम अंदर एंटर करता है और ये कैल्शियम हमारा कोस करवाता है रिलीज ऑफ इंसुलिन, ठीक है। तो चलिए ये इतना क्लियर है। अब हम कुछ देखते हैं फार्माकोलॉजिकल पॉइंट। जैसा कि हमने देखा था कि एटीपी जो है जब ये चैनल्स को क्लोज कर देती है उसके बाद हमारा कैल्शियम चैनल ओपन होता है और इंसुलिन रिलीज होता है। कुछ कुछ कंडीशन में क्या होता है स्टूडेंट कि ये जो ग्लूकोकाइनेज हमारा एंजाइम है ये हो जाता है म्यूटेंट, ठीक है। इसके म्यूटेंट होने की वजह से अब क्या होगा स्टूडेंट, ग्लूकोज हमारा सेल के अंदर तो एंटर करेगा, लेकिन ये क्या है कि मान के चलिए ये म्यूटेंट हो गया, ठीक है, ये अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा है, ये बेचारा यहां पर चुपचाप बैठा है, ये काम नहीं कर पा रहा है, ठीक है। अब क्या ये ग्लूकोज काइनेज ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर पाएगा, नहीं, जिसकी वजह से ना ग्लाइकोलिसिस होगी, ना टीसीए साइकिल चलेगी, ना एटीपी का जनरेशन होगा, ना एडीपी का, मतलब ना एटीपी बनेगी, ना एटीपी बनेगी तो ये ना ही हमारे चैनल ब्लॉक होंगे। अगर ये चैनल बंद नहीं हुए तो फिर वो वाले चैनल नहीं खुलेंगे कैल्शियम वाले, और कैल्शियम चैनल नहीं खुला तो इंसुलिन का रिलीज रुक जाएगा। तो ये कुछ कंडीशन होती है जिसमें क्या रहता है कि ये म्यूटेंट रहता है, तो जिसकी वजह से इंसुलिन का रिलीज नहीं हो पाता है। तो अब अगर ये जो म्यूटेंट है कितना भी ग्लूकोज अंदर आ जाए ये इसको 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, तो ग्लूकोज फिर से बाहर चला जाएगा, तो सेल का जो है कि ये सारी प्रोसेस यहीं आकर खत्म हो जाती है। इसको हम रेट लिमिटिंग स्टेप भी बोलते हैं यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा ये काम करेगा उतना ज्यादा रिलीज होगा। अगर इसने काम करना बंद कर दिया तो नहीं हो। तो इसकी वजह से जो डायबिटीज कोज होती है उसको हम बोलते हैं मोडी, ठीक है, मोडी। ये डायबिटीज का टाइप होता है, इसको मोडी स्टैंड फॉर मैच्योरिटी, ओ स्टैंड फॉर ऑनसेट, डी स्टैंड फॉर डायबिटीज, डायबिटीज मेलाइटस ऑफ यंग पीपल। ये देखने में तो लगती है हमारी टाइप 2 डायबिटीज की तरह,
लेकिन ये क्या होती है कि यंग एज में ही बच्चों को हो जाती है, क्योंकि ये म्यूटेंट रहेगा तो स्टार्टिंग में ही हो जाएगी, क्योंकि जेनेटिकली म्यूटेंट रहेगा तो ये यंग एज में हो जाती है बच्चों को। ठीक है, ठीक है, ये कंडीशन है। तो इस कंडीशन में अब हम एक ड्रग, इसकी वजह से ओवरऑल क्या हो रहा है कि पोटेशियम चैनल हमारे एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल हमारे बंद नहीं हो पा रहे। तो क्या किया कि फार्मासिस्ट ने, साइंटिस्ट ने क्या किया, इन चैनल को टारगेट बनाकर एक जो कि हमारी ड्रग डेवलप करी। ठीक है, कौन सी है वो ड्रग? वो ड्रग क्या करती है कि जो एटीपी है, यहाँ पर एटीपी बाइंड होती है, उस जगह पर आकर वो खुद यहाँ पर वो ड्रग मॉलिक्यूल यहाँ पर बाइंड हो जाते हैं। ठीक है, इसी तरीके जिस तरीके से एडीपी बैठी है उसी तरह से यहाँ पर ड्रग मॉलिक्यूल आकर बैठता है। ठीक है, ये हमारा ड्रग मॉलिक्यूल। तो अब इसने भी क्या किया, वही काम किया जो एटीपी कर रही थी, इसने भी इस एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल को कर दिया ब्लॉक। तो अब क्या होगा कि इसकी वजह से फिर वही सारी प्रोसेस हमारी कंटिन्यू हो जाएगी। तो इन वाली जो ड्रग्स है जो हमारी ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट की तरह यूज की जाती है, इनके कुछ एग्जांपल अगर मैं बताऊं, कुछ नहीं, इसमें सिर्फ हमारी दो कैटेगरी आती है एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल ब्लॉकर में। सबसे पहली की अगर हम बात करें, इसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूं, ये फार्माकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यही मैकेनिज्म होता है उनका कि पोटेशियम चैनल ब्लॉकर जो होती है एटीपी सेंसिटिव किस तरीके से काम करती है। तो इस तरीके से काम करती है। इनमें अगर हम बात करें तो जो होती है हमारी एक कैटेगरी सल्फोनाइल यूरियाज। जो सल्फोनाइल यूरियाज होती है वो हमारी इसी चैनल के साथ खेलती है। ठीक है, उसको जाकर यहाँ पर ब्लॉक कर देती है। इसमें अगर हम कुछ एग्जांपल की बात करें सल्फोनाइल यूरियाज में, तो वो होती है हमारी टोलब्यूटामाइड, ओके, ग्लीवेनक्लामाइड, ईटीसी। मैं यहाँ पर सिर्फ आपको दो एग्जाम बता रहा हूँ, टोलब्यूटामाइड, ग्लीवेनक्लामाइड और ग्लीपिजाइड और सारी ड्रग्स होती है। ठीक है, एक कैटेगरी तो ये हो गई हमारी सल्फोनाइल यूरिया। एक और कैटेगरी इसके अंदर आती है ड्रग्स की, वो होती है हमारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज मैग्लिटिनाइड्स। जो जितनी भी हमारी मैग्लिटिनाइड्स होती हैं, जितनी भी मैग्लिटिनाइड्स होती है वो हमारे इसी पोटेशियम चैनल को जाकर ब्लॉक करती हैं। ठीक है, अगर इसमें हम एग्जांपल की बात करें मैग्लिटिनाइड में, तो वो होती है हमारी पहली, यहां पर मैं दो एग्जांपल बताऊंगा, रेपाग्लिनाइड और एक नाटेग्लिनाइड, नाटेग्लिनाइड। ठीक है, ये तो ये जो चैनल है यहाँ पर हमारी दो कैटेगरी ड्रग काम करती है जो कि अभी अवेलेबल है मार्केट में फॉर ट्रीटिंग द टाइप 2 डायबिटीज। एक सल्फोनाइल यूरियाज और दूसरी मेग्लिटिनाइड। सल्फोनाइल टोलब्यूटामाइड, ग्लेवेनक्लामाइड, ग्लिपिजाइड, इस तरीके से होती है, और मेग्लिटिनाइड में यही दो ही ड्रग है, रेपेग्लिनाइड और नाटेग्लिनाइड। ठीक है, ये हमारी जाकर ब्लॉक करती है। ठीक है, इसके अलावा अगर मान के चलिए, ये तो हमने बात कर ली जिसको जो है कि हाइपरग्लाइसेमिया की प्रॉब्लम, मतलब जिसका जो है कि इंसुलिन रिलीज नहीं हो पा रहा। तो ये तो हमने बात कर ली कि कंडीशन है ये जो ड्रग्स की, अगर किसी को हाइपरग्लाइसेमिक अगर प्रॉब्लम है, मतलब जिनका ब्लड ग्लूकोज लेवल ज्यादा रहता है, डायबिटीज मेलाइटस है टाइप 2, उन लोगों के लिए हम ये दे सकते हैं। एक कंडीशन ऐसी भी रहेगी जिसमें क्या रहता है कि पेशेंट का ना हाइपोग्लाइसेमिक की प्रॉब्लम होती है, मतलब उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल वो हमेशा कम रहता है क्योंकि इंसुलिन का सीक्रेशन ज्यादा रहता है। ठीक है, इंसुलिन का सीक्रेशन ज्यादा होने की वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल डाउन चले जाता था। उस जगह पर हम क्या कर सकते हैं, या फिर एक और कंडीशन रहती है जिसमें क्या रहता है कि बीटा सेल का ट्यूमर बन जाता है पेनक्रियास के अंदर। बीटा सेल का ट्यूमर होने की वजह से बहुत ज्यादा इंसुलिन रिलीज होता है उन लोगों की वजह से, मतलब ज्यादा बीटा सेल्स होने की वजह से बहुत ज्यादा इंसुलिन रिलीज होने की वजह से क्या रहता है कि ग्लूकोज लेवल हमेशा डाउन रहता है। इंसुलिन ज्यादा रिलीज होगा तो रीअपटेक बढ़ जाता है सेल के अंदर, ब्लड ग्लूकोज लेवल डाउन चला जाता है। तो उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए उसको भी हम इस तरीके से कर सकते हैं। अगर हम कोई ड्रग यहां बाइंड ना करवा के यहां बाइंड करवा दें इस चैनल पर, मान चलिए ये जो हमारी ड्रग थी ब्लॉकर यहां बाइंड होकर इसको ब्लॉक करे, अगर हम इसको ओपन करवा दें इस चैनल को, अगर इसको ओपन करवा दे तो फिर ये इस वाली कंडीशन में पहुंच जाएगा, मतलब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हमारी 70 मेंटेन रहेगी,
तो वोल्टेज हमारा 50 पे पहुंचेगा नहीं, ना ये चैनल ओपन होंगे, ना इंसुलिन रिलीज होगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम हाइपोग्लाइसेमिक की प्रॉब्लम को हम ट्रीट कर सकते हैं, जिन लोगों में ज्यादा इंसुलिन सीक्रेट होता है। तो हम क्या करेंगे, क्या किया साइंटिस्ट ने, एक और ड्रग डेवलप की फार्मासिस्ट ने। उन्होंने क्या किया, वो ड्रग उस चैनल को ब्लॉक, इस जगह पर बाइंड होने की जगह इस जगह पर बाइंड हो रही थी, तो ये क्या फिर फ्लिप हमारा ऊपर हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। मान के चलिए एक ड्रग है जो कि यहां बाइंड हो गई, ठीक है, यहां पर आकर ये बैठ गई। इस जगह पर आकर बाइंड, तो ये चैनल क्या हुआ, अब हो गया ओपन। ठीक है, अब ओपन जैसे ही हुआ तो जो एक्स्ट्रा हमारा जो पोटेशियम प्लस आयंस आ रहे थे, ये हमारे अब यहां से होने लगेंगे बाहर की तरफ रिलीज। ठीक है, तो अब जो हमारी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल थी वो -70 मिलीवोल्ट बनी रहेगी। अब ये बनी रहेगी तो जिसकी वजह से वो चैनल, ना ही कैल्शियम चैनल ओपन होंगे, ना ही इंसुलिन का रिलीज होगा। तो उस समय पर हाइपोग्लाइसेमिक शॉक से हम उस पेशेंट को बचा सकते हैं। ये जो ड्रग है जो कि यहाँ हमारी यहाँ पर एडीपी बाइंड रहती है, उस जगह पर आकर बाइंड होती है, इसका नाम क्या है, तो दिस ड्रग इज कॉल्ड डायजॉक्साइड। ठीक है, ये एक ऐसी ड्रग है जो कि हम हाइपोग्लाइसेमिक पेशेंट को देते हैं, जिनके ब्लड का शुगर लेवल या ग्लूकोज लेवल है कम रहता है। ठीक है, और ऐसी कंडीशन जिसमें इंसुलिनोमा हो जाता है, जिसमें बीटा सेल्स का जो कि एक तरीके से ट्यूमर बन जाता है। ठीक है, तो ये उस कंडीशन में ट्रीट करने के लिए डायजॉक्साइड, ये की कैल्शियम चैनल ओपनर होती है, एटीपी सेंसिटिव कैल्शियम चैनल ओपनर। ठीक है, तो ये टोटल चीज आपको क्लियर है स्टूडेंट की किस तरीके से ग्लूकोज आता है, ये सारी प्रोसेस होती है, चैनल ओपन होते हैं, चैनल क्लोज होते हैं एटीपी की वजह से, किस तरीके से वोल्टेज बढ़ता है, ये चैनल ओपन होते हैं जिसकी वजह से कैल्शियम अंदर आता है और इंसुलिन का रिलीज हो जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको बहुत ही डिटेल में समझाई है और बहुत ही इजी वे में समझाई है। उम्मीद है स्टूडेंट्स ये आपको क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से हमारा इंसुलिन का रिलीज, हमारा ग्लूकोज किस तरीके से इंसुलिन के रिलीज को कोज करवाता है। ठीक है स्टूडेंट, इसके अलावा और कुछ अलग फैक्टर्स भी है जैसे इंक्रेटिन्स वगैरह, तो उनको हम एक नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स। होप यू लाइक दिस वीडियो एंड सब कुछ समझ में आया होगा। अगर सब कुछ बढ़िया रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।